Question number 5. Consider the situation. The wall is smooth, but the surfaces of A and B in contact are rough. ठीक है, ये जो वॉल सरफेस है ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ए और बी की जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेते हैं कितना है, म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन है कुछ, म्यू लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन है, और ये वाली जो सरफेस है, ये जो ए के साथ वॉल ए और वॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है स्मूथ है। क्लियर? तो पूछा है कि द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए की वजह से जो फ्रिक्शन होगा इन इक्विलिब्रियम में किस तरफ होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें क्या होगा क्या। तो इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे, बी पे जो फोर्स लग रहा होगा, वेट बी का वेट m1 मान लेते हैं, तो होगा वेट m1g डाउनवर्ड, और ए पे ए का जो वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो m2g कह देते हैं। बी का वेट m1g, ए का वेट m2g। ठीक है, और जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो सारे, और ए पे जो फोर्स लगेगा सरफेस से, तो मान लिया इस तरफ होगा, कुछ फोर्स R1 कह देते हैं, इनके बीच में कुछ कांटेक्ट फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको R2 कह देते हैं, ये भी R2 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, R2। यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हैं कि ये जो ब्लॉक्स मूव करेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर आप ए पर देखो तो ए पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ R1 किसके बराबर होगा, आपका R2 के बराबर। ठीक है, ए पे दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, एक वॉल से लग रहा है, एक बी से लग रहा है। जो वॉल से लग रहा है वो R1 है, जो बी से लग रहा है वो R2 है, और हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो R1 इक्वल टू R2। अगर ये ऐसी इक्वेशन अगर हम बी के लिए बनाएं, तो बी पर इस तरफ से लग रहा है फोर्स F और इस तरफ से लग रहा है R2, तो फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा R2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि ये वॉल स्मूथ है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो देखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मान लिया वो सरफेस स्मूथ है। ठीक है, हम मान लेंगे ये वाली सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और अगर ये स्मूथ है फिर देखेंगे इसमें रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, और रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लिया अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ इस सरफेस पे कि ए नीचे मूव करेगा, ए तेजी से नीचे मूव करे, बी उतना तेजी से ना नीचे मूव करे, तो रिलेटिव मोशन कुछ ऐसा होगा कि ए नीचे मूव कर रहा है तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और बी पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। लेकिन अगर बी तेजी से नीचे मूव करेगा तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और ए पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन देखने के लिए क्या करते हैं, हम उस सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक मोमेंट के लिए ए और बी की सरफेस क्या है, स्मूथ। तो देखते हैं जरा, तो अगर हम ए पे देखें तो ए पे जो नेट फोर्स लग रहा है तो वो सिर्फ क्या है, m2g। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इसका m2 इंटू एसलेशन a2 मान लेते हैं, ए का एसलेशन a2। तो a2 यहां से कितना आ रहा है, g के बराबर। ठीक है, और कोई a पे फोर्स नहीं है। अगर हम b के बारे में देखें तो b पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सिर्फ m1g। m1g इक्वल टू हो जाएगा मास m1 इंटू एसलेशन, इसको a1 कह देते हैं, तो और यहाँ से a1 भी कितना आ रहा है, g। यानी a और b दोनों ब्लॉक सेम एसलेशन से नीचे आएंगे। ठीक है, ए वाला ब्लॉक भी कितने एसलेशन से नीचे आ रहा है, जी से, अगर और बी वाला ब्लॉक भी कितने एसलेशन से नीचे आ रहा है, जी से। जब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन क्या है, 0। ठीक है, तो जब दोनों सेम एसलेशन से नीचे आ रहे हैं इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा नीचे उतना ही डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा, जितनी स्पीड से ए नीचे आएगा उतनी स्पीड से बी नीचे आएगा, जितने एसलेशन से ए नीचे आ रहा है उतनी एसलेशन से बी नीचे आएगा। तो इनके बीच में कभी रिलेटिव मोशन होगा नहीं। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा। इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, सर्फेसेस रफ है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा, नीचे, क्योंकि इसको रोक के रखने वाला ऊपर कोई फोर्स नहीं है। वॉल ने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई अपर डायरेक्शन फोर्स नहीं है, तो ये सिस्टम पूरा नीचे मूव करेगा कितने एसलेशन से, जी एसलेशन से। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये भी हो जाएगा। और द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी है हमने। और वैसे अगर पूछा जाएगा कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं लिखते तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? 6th क्वेश्चन करते हैं, ये सेम है जैसा कि 5th क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है, सारी सर्फेसेज रफ हैं। ठीक है, यानी ए और वॉल के बीच में जो सर्फेस है वो भी रफ है, और ए और बी के बीच में जो सर्फेस है वो भी रफ है। ठीक है, सब जगह फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए की वजह से किस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें होगा क्या।
तो अगर हम फोर्सेस देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस लिख रहे हैं। तो बी पे जो लग रहा होगा वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, और वी का मास लिया था हमने m2, तो इसका वेट हो गया m2g। और ए का मास लिया था हमने m1, शायद हमने उल्टा लिया था, लेकिन इस बार ए का मास m1 ले लेते हैं और बी का मास m2 ले लेते हैं। ठीक है, ए का मास m1, बी का मास m2। ठीक है, m1g m2g। ठीक है, अच्छा एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि ये सिस्टम पिछली बार ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर रहे या इक्विलिब्रियम में ना रहे, ठीक है, ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वॉल की वजह से, वो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, वो डेफिनेटली कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ए का जो रिलेटिव टेंडेंसी होगी मूवमेंट करने की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर हम इस पे कम फोर्स लगाएं तो ए नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो डेफिनेटली ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वॉल की वजह से, उसको कहते हैं FR1, वो डेफिनेटली कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब जरा यहाँ देखते हैं बी और ए के बीच में डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, हम ये देखेंगे ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन चेक करने का सीधा सा कंसेप्ट होता है, हम इस सरफेस को क्या मान लें, स्मूथ। अभी कहते हैं इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो देखते हैं कैसा मूवमेंट होगा। तो अगर ए का मूवमेंट देखें, अगर हम ए का मूवमेंट देखें तो ए पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड m1g है, ऊपर की तरफ FR1 लग रहा है, तो नेट फोर्स होगा इस पे m1g माइनस FR1 इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन m1 इंटू A1। क्लियर। और अगर बी के लिए यही इक्वेशन लिखें, तो अगर यहां से हम A1 निकालें ए के लिए, तो A1 आ जाएगा आपका G माइनस FR1 डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, ये ए का एसलेशन है। अगर बी के लिए इक्वेशन लिखें, तो बी पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है m2g। तो m2g इक्वल टू हो जाएगा मास m2 इंटू एसलेशन A2। तो यहां से A2 कितना आएगा, तो A2 आ जाएगा g। तो यहां से एकदम क्लियर हो रहा है कि अगर ये बीच वाली सरफेस, ए और बी के बीच वाली ये जो सरफेस है वो अगर स्मूथ हो, तो बी का एसलेशन होगा g और ए का एसलेशन होगा g से स्लाइटली कम, यानी बी ज्यादा तेजी से नीचे एसलेट करेगा, ए उतनी तेजी से एसलेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम रिलेटिवली देखेंगे, ए के रिलेटिव बी का देखेंगे तो बी ऐसा लगेगा नीचे जा रहा है, और बी के रिलेटिव ए का देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि बी बहुत तेजी से नीचे आएगा जी के एसलेशन से, और ए उतने एसलेशन से नीचे नहीं आ पा रहा है। तो बी अगर नीचे आ रहा है ए के रिलेटिव में, तो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसका रिएक्शन पार्ट ए पे लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, FR2। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। तो ऑन बी ड्यू टू ए, तो वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। टायर सिमिलर होने का क्या मतलब है, तो टायर सिमिलर होने का मतलब है कि उस टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा म्यू, वो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम। इफ दे आर मूविंग विद द सेम इनिशियल स्पीड, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी गई है आपसे। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई कार मूव कर रही है किसी रोड पे, और मान लिया कोई कार है, ये मान लिया कोई कार मूव कर रही है किसी रोड पे, और मान लिया इनिशियल स्पीड मान लेते हैं उसकी कुछ है V0। ठीक है, और इसको स्टॉप करना है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए, फाइनल स्पीड ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, फाइनल स्पीड 0, स्टॉप कर जाएगी। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो वो ब्रेक हैवीली अप्लाई करेगा, एकदम से ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको मिनिमम डिस्टेंस में ले जाके कार को स्टॉप करना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, तो अगर इसका मास m है तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा म्यू mg। ठीक है, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो ये कितना रिटार्डेशन देगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू mg, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू रिटार्डेशन या एसलेशन। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा म्यू जी। ठीक है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप पूरी तरह से ब्रेक अप्लाई करते हो, पहिया एकदम चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, और पहिया रगड़ता हुआ जमीन पे जाता है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, म्यू इंटू जी। इससे ज्यादा नहीं लगा सकते आप फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और इनिशियल स्पीड कितनी है V0, फाइनल स्पीड कितनी होनी है 0, और स्टॉपिंग डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं S। जो डिस्टेंस है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो S है, और देखना हमें S कितना होगा। ठीक है, इसमें थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो V0 है, V0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2AS की जगह माइनस 2S लिखेंगे क्योंकि वो रिटार्डेशन है। 2A कितना है, म्यू जी इंटू एस। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है S, तो यहां से S फाइंड करेंगे तो S आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। एकदम याद रखना है फॉर्मूला। अगर कोई कार V0 की स्पीड से चल रही है और म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो पूरी तरह से ब्रेक अप्लाई कर देती है ताकि पहिया एकदम रगड़ता हुआ जाए,
तो मैक्स मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो वो होती है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, और इसमें कहीं मास नहीं आया, इसमें कहीं मास नहीं आया, ये सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे डिपेंड कर रही है और वी नॉट पे डिपेंड कर रही है। वी नॉट इनिशियल स्पीड और म्यू क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में मासेज अनइक्वल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मासेज उसमें आ ही नहीं रहे हैं, दे आर मूविंग विद द सेम इनिशियल स्पीड, लेकिन इनिशियल स्पीड दोनों केसेस में क्या है, सेम है, ठीक है। और सिमिलर टायर्स हैं, सिमिलर टायर्स का मतलब म्यू क्या होगा, सेम, और इनिशियल स्पीड भी सेम है, यानी वी नॉट भी सेम होगा, तो जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो दोनों केसेस के लिए क्या आएगी, सेम रहेगी। तो इसमें हो जाएगा सी पार्ट इज सेम फॉर बोथ द कार्स। क्लियर।